हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 58 है। इससे पहले हम 57 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम करने जा रहे हैं 8 सितंबर 2023 के शिफ्ट 2 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या बख्तियार खिलजी। तो अजमेर शरीफ में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। राइट आंसर ऑप्शन सी, अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, फिर हम बात करें ऑप्शन में मोहम्मद गौरी की। ठीक है, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी के युद्ध ही इम्पोर्टेंट हैं, तो हम उनकी ही बात करेंगे। तो मोहम्मद गौरी का युद्ध, तो इन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध किया और तराइन का दूसरा युद्ध भी किया था। ठीक है, पहला युद्ध किया था 1191 में और दूसरा युद्ध किया था 1192 में। और ये दोनों युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, ये दोनों ही युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो यहाँ पे इसके युद्ध इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ओके, फिर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसे जूना खान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक मिनट पेन चेंज कर लूं। इसे जूना खान के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी राजधानी इसने अपनी स्थानांतरित कर ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था इसके कुछ निर्णयों के कारण। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने चांदी के सिक्के की जगह इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तांबे के सिक्के चलवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर है बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था 1193 में। ठीक है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था 1193 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, आसफ अली, एनी बेसेंट या उषा मेहता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट और इन्होंने 1917 में आईएनसी की अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, ओके, आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1917 में कलकत्ता में। ठीक है, और ये पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके अलावा एनी बेसेंट, इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास में। ओके, फिर अब हम बात करें सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू, यह आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और ये कब बनी थी? तो यह बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। ठीक है, सरोजनी नायडू, यह भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू। ओके, ठीक है, सरोजनी नायडू, इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है।
ठीक है, भारत की कोकिला भी कहा जाता है सरोजनी नायडू को। ओके, फिर है आसफ अली। तो अरुणा आसफ अली, इन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। फिर है उषा मेहता। तो उषा मेहता, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, उषा मेहता को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक विंग्स ऑफ फायर इन ऑटोबायोग्राफी है? ई श्रीधरन, एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र सिंह या सत्यभामा दास बीजू। तो किसकी आत्मकथा का शीर्षक विंग्स ऑफ फायर इन ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम का। राइट आंसर ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता था, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुणडले किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थी? मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो रुक्मणी देवी अरुणडले, ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, मोहिनीअट्टम ये है केरल का, कथक ये है उत्तर प्रदेश का, और मणिपुरी ये है मणिपुर का। इसके अलावा 4 और शास्त्रीय नृत्य हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कुचिपुड़ी जो कि है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, फिर है सत्रिया जो कि है असम का, है कथकली, तो ये है केरल का। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। ओके, मोहिनीअट्टम और कथकली। फिर इसके अलावा है उड़ीसी, यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य है, और जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ, और ये छऊ भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार? तो ये है पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, और है सराय केला छऊ। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है छऊ नृत्य भी। ओके, तो याद रखिएगा कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य, और जो 9वां है वो है छऊ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 11वां मौलिक कर्तव्य डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? 6 से 14, 5 से 15, 2 से 11, 6 से 18। तो 11वां मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले तो इसे कब जोड़ा गया है? तो इसे जोड़ा गया है 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में से जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य। और ये किस आयु के वर्ग के बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? तो ये करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में
सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? लक्षद्वीप, दिल्ली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये की गई है लक्षद्वीप में। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये की गई है दादर और नगर हवेली में। ठीक है, दादर और नगर हवेली में। फिर अब हम बात करें राज्य में कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है मेघालय में, और सबसे कम दर्ज की गई है नागालैंड में। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, सशस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए? 1878, 1879, 1877, 1876। सशस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम ये पारित किए गए हैं 1878 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, और लॉर्ड लिटन के समय पर, लॉर्ड लिटन के समय पर सशस्त्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किए गए थे। लॉर्ड लिटन यह वायसराय था, ठीक है, भारत का वायसराय था, और इसे कुर वायसराय भी माना जाता है। ठीक है, कुर वायसराय भी इसे माना जाता है लॉर्ड लिटन को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम में। राइट आंसर ऑप्शन ए, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है? सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मीराबाई चानू, मैरी कॉम। तो किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है? तो ये है सानिया मिर्जा का। राइट आंसर ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा। साइना नेहवाल की आत्मकथा कौन सी? तो इनकी है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। ठीक है, माई लाइफ, प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, ये है साइना नेहवाल की। मीराबाई चानू की अभी तक कोई भी आत्मकथा नहीं है, और ये एक भारत्तोलक है। मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल आत्मकथा है मैरी कॉम की। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गॉल्जी उपकरण में उपस्थित चपटी झिल्ली से घिरी थैलियों को किस नाम से जाना जाता है? लामेल्ले, सिस्टर्नी, क्रिस्टे या स्ट्रोमा। तो गॉल्जी उपकरण में उपस्थित चपटी झिल्ली से घिरी थैलियों को जाना जाता है सिस्टर्नी नाम से। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में आरंभ की गई? 1990, 1997, 2010 या 2004। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा 1997 में आरंभ की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मन्ना डे डैश के क्षेत्र में भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? विज्ञान, खेल, राजनीति या संगीत। तो मन्ना डे यह संगीत के क्षेत्र में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संगीत के क्षेत्र में भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चाप चार कूट डैश राज्य का एक त्योहार है। यह झूम ऑपरेशन की सबसे कठिन कार्य अर्थात जंगल की सफाई के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है? मिजोरम, नागालैंड, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो चाप चार कूट यह मिजोरम राज्य का एक त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन ए, मिजोरम। नेक्स्ट है, 2023 ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम, पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल और पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। तो 2023 ISF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने भारत के स्वर्ण पदक जीता पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में 2023 में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक। तो स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित की गई 2023 में तमिलनाडु में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मुमताज खान 2022 में FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया। यह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? हॉकी, बाड़ लगाना, फुटबॉल या उछाल? तो मुमताज खान यह किस खेल को खेलती हैं? तो ये खेलती हैं हॉकी को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामान्य वित्तीय सेवा है? लग्जरी घरों के लिए बंधक ऋण, उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों के लिए निवेश सलाहकार सेवाएं, क्रेडिट कार्ड जारी करना, उद्यमशील गतिविधियों के लिए कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण। तो इनमें से सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामान्य वित्तीय सेवा है ऑप्शन डी, उद्यमशील गतिविधियों के लिए कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राठवा जो डैश राज्य में रहते हैं, होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। तो राठवा जो गुजरात राज्य में रहते हैं, होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है? एक अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 156। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 153 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, डैश कथक नृत्य शैली की एक स्टार थी जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य नृत्य की सम्राज्ञी के रूप में वर्णित किया था? सितारा देवी, रुक्मणी देवी अरुणडले, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। तो सितारा देवी को, ठीक है, जो कि एक कथक नृत्य शैली की एक स्टार थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सम्राज्ञी के रूप में वर्णित किया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सितारा देवी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? मूल्य वर्धित विधि, निर्गत विधि, व्यय विधि या आय विधि? तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यय विधि का। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल डैश का 2022 में लखनऊ में निधन हो गए? रमेश बेस, सैयद अहमद, सैयद सिफ्ते रजी और कैटिकल शंकर नारायण। तो 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल, ठीक है, सैयद सिफ्ते रजी का 2022 में लखनऊ में निधन हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार कौन सा कार्यात्मक समूह -OS समूह की उपस्थिति से चिन्हित होता है जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़ी हुई आकृति में होता है? कार्बोनिल्स, अमीन, अल्कोहल या एस्टर? तो ये होता है जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़ी हुई आकृति में होता है, वो है अल्कोहल। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कर्नाटक संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? त्यागराज, MS सुब्बुलक्ष्मी, श्यामा शास्त्री, KJ यशुदास। तो कर्नाटक संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी को। राइट आंसर ऑप्शन बी, MS सुब्बुलक्ष्मी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? हुरो, टिटिकाका, सुपीरियर या कोमू? तो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, तो ये है टिटिकाका। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।